हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का भाग तीसरा। ठीक, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में हमने क्या पढ़ा है? इमरजेंसी पावर, सैन्य शक्तियां, ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश शक्तियां और वीटो पावर तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम बात करेंगे विधायी शक्तियां और न्यायिक शक्तियों के बारे में। ठीक, लेकिन उसके पहले आप जानते हैं कि मैं रिवीजन करता हूं, तो एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से, 5 मिनट लगेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इमरजेंसी पावर के बारे में। तो इमरजेंसी पावर 3 तरह की होती है। एक नेशनल इमरजेंसी, मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, BSF 352, 356, 360। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। बात करें भारत पर लगने वाली इमरजेंसी मतलब नेशनल इमरजेंसी, तो ये 3 बार लग चुकी है, 62, 71, 75। 1962, 1971, 1975। ठीक, पहली बार जब लगा था तो उसका कारण था भारत चाइना युद्ध, दूसरी बार जब लगा था तो उसका कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध, और तीसरी बार का कारण था आंतरिक विद्रोह। ठीक, पहली बार लगाने वाले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, दूसरी बार जो लगाने वाले राष्ट्रपति थे वो BB गिरी थे, और तीसरी बार जो लगाने वाले राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक, बात करें स्टेट इमरजेंसी, तो इसको अति शासन के नाम से भी जाना जाता है और ये हर जगह देखने को मिलता रहता है, लगभग कई बार देखने को मिलता रहता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आज दिन तक कभी नहीं देखने को मिला। ठीक, अब बात करते हैं सैन्य शक्तियों के बारे में। सैन्य शक्तियों के बारे में मैंने क्या बताया था कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, और अगर किसी देश के साथ युद्ध अथवा शांति की घोषणा करना हो तो उसका काम भी कौन करता है? उसकी भी पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक, अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस पावर के बारे में। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब लोकसभा या राज्यसभा अपनी बैठक में नहीं होती है या संसद अपनी बैठक में नहीं होती है, ऐसे में कोई कानून लाने की जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति अपनी ही मोहर लगा करके अकेले ही कानून बना सकते हैं। वैसे कानून कैसे बनता है? लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक, लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा अपनी बैठक में नहीं है और ऐसे में किसी कानून की जरूरत पड़ जाती है तो राष्ट्रपति अकेले ही उस कानून को बना देते हैं। इसी कानून को हम क्या कहते हैं? अध्यादेश। और अध्यादेश पावर का वर्णन आर्टिकल 123 में लिखा गया, आर्टिकल 123 में लिखा गया। ठीक, और इस पावर का इस्तेमाल वो संविधान संशोधन में नहीं कर सकते। उसके बाद हमने बात किया था वीटो पावर के बारे में। तो वीटो पावर के बारे में क्या बात हुआ था कि जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो सिग्नेचर कर दें, या तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें, या तो अपनी जेब में रख लें। तो वो जो जेब में रखने वाला प्रोसेस है उसी को हम वीटो पावर कहते हैं, और इसका वर्णन आर्टिकल 111 में किया गया है। और इसका इस्तेमाल करने वाले भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, पहली बार जिन्होंने इस्तेमाल किया था इस शक्ति का, वो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। भारतीय डाक से रिलेटेड एक विधेयक आया था, तो उसी को उन्होंने अपनी जेब में रख लिया था, पास नहीं होने दिया था। ठीक, पास नहीं होने दिया था। अब बात करते हैं विधायी शक्तियों के बारे में। ठीक, विधायी शक्तियां मतलब लेजिस्लेटिव पावर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो विधायी शक्तियां क्या होती हैं? विधेयक बनाने संबंधी शक्तियां। अब विधेयक कौन बनाता है? तो आपको मैं बता चुका हूं, विधेयक बनाने का काम सेंटर में किसका होता है? संसद का होता है। और संसद 3 चीजों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो एक तरह से अगर कोई विधेयक बन रहा है तो या तो लोकसभा में जाएगा पहले, या तो राज्यसभा में जाएगा। एक सदन से पास होगा तो दूसरे सदन में जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक, बिना उसके सिग्नेचर के कोई भी विधेयक कानून बन ही नहीं सकता। ठीक, तो अगर विधायी शक्तियों में पहले पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, और कोई भी विधेयक कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर कर देता है। ठीक, क्योंकि जो विधेयक बनाने का काम करती है संसद करती है, और संसद किन चीजों से मिलकर बनी है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। ठीक, एक बार आर्टिकल आपको याद दिला दे कि संसद का वर्णन आर्टिकल 79, इसका वर्णन आर्टिकल 80 में, 79, 80, 81, और राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 52 में किया गया है। इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, याद होता रहेगा। ठीक, तो जो भी विधेयक बनाने का काम होता है कौन करता है? संसद करता है। और संसद 3 चीजों से मिलकर बना है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो आप देख सकते हैं अगर कोई भी विधेयक कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि संसद का या विधेयक बनाने के लिए जो संसद का एक अभिन्न अंग बन जाता है, कौन? राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग बन जाता है। ठीक, इसका मतलब कोई भी कानून तभी बनेगा, पारित तभी माना जाएगा जब राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर देता है। ठीक, अब बात करें तीसरा जो इनके पास विधायी शक्तियों में आता है, तीसरा जो है कि अगर मान लीजिए कोई कानून बनाना है, कोई विधेयक पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, फाइनली राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन क्या होता है? या तो सिग्नेचर कर दें, वो विधेयक पारित हो जाएगा, मतलब कानून बन जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन होता है या तो अपने पॉकेट में रख लें, उसको क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो, और इसका वर्णन आर्टिकल 111 में किया गया है। ठीक, तीसरा ऑप्शन होता है कि वो पुनर्विचार के लिए उसको वापस भेज दें, तो मतलब
वापस भेज दें कि आप लोग जो कानून बना रहे हो संसद के जो दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा में उसको वापस भेज सकते हैं, ये सोचने के लिए कि जो कानून बन रहा है कि देश हित में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो पुनर्विचार के लिए किसी भी विधेयक को वापस भेज सकते हैं। ठीक, लेकिन मान लीजिए दोबारा संसद उसे पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो बार बार वो वापस नहीं भेज सकते हैं, सेकंड टाइम उनको सिग्नेचर करना ही पड़ता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 3 ऑप्शन होते हैं, साइन कर दें, जेब में रख लें या पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। लेकिन जब सेकंड टाइम संसद दोबारा भेजती है उनके पास तो सेकंड टाइम वो मना नहीं कर सकते। ठीक, तो राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो केवल और केवल साधारण विधेयक में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब विधेयक कई तरह के होते हैं, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। 4 तरह के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, तो किस विधेयक में वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं ये आप याद इसी वक्त कर लीजिए, केवल और केवल साधारण विधेयक को ही वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को वो वापस नहीं भेज सकते हैं। ऐसा क्यों होता है हम आगे आने वाले वीडियो में जब हम विधेयक के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। ठीक, अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति के पास जो पुनर्विचार वाली शक्ति है उस शक्ति का इस्तेमाल वो खाली साधारण विधेयक में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, धन विधेयक या जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसमें इसका यूज नहीं कर सकते, वो ये नहीं कह सकते कि आप दोबारा सोच लीजिए। ठीक, तो धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता है, नहीं भेज सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इनकी विधायी शक्तियों में चौथा पॉइंट, ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कम से कम 100 बार आया होगा कि ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल में लिखा गया है और क्या होता है। ठीक, तो इसके बारे में बात करते हैं। ज्वाइंट सेशन का वर्णन आर्टिकल 108 में लिखा गया है। ये आर्टिकल बहुत ही बार आया है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक, ज्वाइंट सेशन का वर्णन आर्टिकल 108 में किया गया है। अब ज्वाइंट सेशन होता क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। ठीक, अब संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, जैसे कोई कानून बनाना पड़े, ठीक, तो वो पहले किस में जाएगा, चाहे जिसमें जाए, चाहे लोकसभा में जाए चाहे राज्यसभा में जाए, एक सदन में जाएगा, वहां से पास होगा तब दूसरे सदन में जाएगा। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। बाई चांस राज्यसभा वाले पारित कर दें, पास कर दें, लेकिन लोकसभा वाले पास ना करें। ठीक, अगर लोकसभा वाले पास कर दें राज्यसभा वाले ना पास करें, या ऐसा भी उल्टा भी हो जाए कि राज्यसभा पास कर दे लोकसभा ना पास करे, ठीक, वो कहें हम पास नहीं करेंगे। ठीक, तो ऐसे में एक स्थिति बन जाती है कि वो जो कानून लाया जा रहा है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, पास नहीं हो पाता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों का ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, मतलब दोनों को एक साथ मिलाने के लिए बुलाते हैं एक जगह पे, और उसी को ज्वाइंट सेशन कहा जाता है। ठीक, कि मतलब काहे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, क्या बात है, क्यों नहीं पास हो रहा है, ये सब करने के लिए राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं समझाने के लिए। ठीक, अब ज्वाइंट सेशन आपको समझ में आया होगा क्या है कि संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में लिखा गया है। ठीक, और ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं, जब लोकसभा किसी विधेयक को पारित कर दे, राज्यसभा ना करे, या राज्यसभा पारित कर दे, लोकसभा वाले ना कहें कि हम पास नहीं करेंगे, ऐसे स्थिति में एक डेडलॉक वाली कंडीशन बन जाती है कि जो विधेयक बनाया जा रहा है वो पास नहीं होने पाता है, कानून नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों का ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं समझाने के लिए। अब क्वेश्चन ये आया है, इस पे ज्वाइंट सेशन पे 3 तरह के क्वेश्चन आए। एक तो पहला कि ज्वाइंट सेशन का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 108 है ज्वाइंट सेशन का। दूसरा क्वेश्चन ये आया है कि ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है, तो ज्वाइंट सेशन बुलाने वाले कौन है, राष्ट्रपति। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बुलाने वाले तो राष्ट्रपति होते हैं लेकिन उसका चेयरमैनशिप जो करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये बात आप याद रखिए। ठीक,
बुलाने वाले तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो उसका चेयरमैनशिप मतलब अध्यक्षता नहीं करते हैं, वो लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक, मतलब जो वहाँ की अध्यक्षता करता है, अध्यक्ष जो वहाँ का रहता है ज्वाइंट सेशन का, वो कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर होता है। ठीक, तो ये है इनकी विधायी शक्तियों में चौथा पॉइंट। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि संसद 3 चीज़ों से मिली है और इन तीनों चीज़ों में राष्ट्रपति का भी हिस्सा है। तो राष्ट्रपति यहाँ देख सकते हैं संसद के अभिन्न अंग हैं। और कोई भी कानून पास कब होता है? जब यहाँ से पास होते 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 राष्ट्रपति के पास पहुँचता है और राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, तभी पारित माना जाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट हम पढ़े कि जब यहाँ से पास होते होते राष्ट्रपति के पास पहुँचता है तो उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो साइन कर दें, या तो जेब में रख लें, या तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। तो पुनर्विचार वाली ताकत जो है वो केवल साधारण विधेयक में ही अप्लाई कर सकते हैं। धन विधेयक या वित्त विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक में वो अप्लाई नहीं कर सकते इस पावर का। मतलब इन सारे विधेयक में धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगर साधारण विधेयक को वापस भेजे हैं और संसद माने लोकसभा या राज्यसभा दोबारा उनके पास भेज देती है, तो ऐसे कंडीशन में सेकंड टाइम वो फिर से पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। सेकंड टाइम उनको सिग्नेचर करना ही पड़ता है। बात इज क्लियर? ठीक, अब इसके बाद चौथा पॉइंट हम पढ़ें। क्या पढ़ें? ज्वाइंट सेशन के बारे में, संयुक्त अधिवेशन। वैसे संयुक्त अधिवेशन कोई भी सरकार बुलाना नहीं चाहती है। ठीक, संयुक्त अधिवेशन माने ज्वाइंट सेशन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में समन्वय से काम नहीं हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, तो कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उसकी निगेटिव इमेज जाए देश में। ठीक, कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि उसकी निगेटिव इमेज बने। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है ये सरकार कैसी है कि आपस में ही समन्वय से नहीं काम करवा पा रही है, दोनों में ही झगड़ा हो रहा है। दोनों संसद में, संसद के दोनों सदन में आपसी प्रेम भावना से काम नहीं हो पा रहा है, तो इससे देश में सरकार की एक निगेटिव छवि बन जाती है, और कोई सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि उसकी निगेटिव छवि बने। ठीक, तो इसीलिए आज दिन तक बहुत कम ही बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है, 3 बार ही बुलाया गया है। ठीक, तो ज्वाइंट सेशन आर्टिकल 108 में लिखा गया है, बुलाने वाले राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। ठीक, लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक, अब बात करें तो आपको ज्वाइंट सेशन में इतनी बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। ज्वाइंट सेशन से 3 क्वेश्चन आए हैं, बार बार आए हैं। आर्टिकल 108 में लिखा गया है राष्ट्रपति बुलाते हैं, बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन लोकसभा स्पीकर ही उसकी अध्यक्षता करता है। बात इज क्लियर? इसके बाद अगला पॉइंट विधायी शक्तियों में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि राज्यसभा में वो 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, और ये जो 12 लोग होते हैं साइंस, आर्ट, लिटरेचर, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है। ठीक, इसके बाद लोकसभा को भंग करना हो तो राष्ट्रपति ही भंग करते हैं। ठीक, मान लीजिए किसी लोकसभा का कार्यकाल, किसी सरकार का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया या बीच में ही सरकार गिर गई, तो ऐसे में लोकसभा को भंग करना हो तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। यह आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे जब राज्यसभा आएगा। राज्यसभा और लोकसभा का अलग अलग चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप याद कर लीजिए कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है और करने वाले राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यह एक परमानेंट हाउस होता है। ठीक, हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, संसद को संबोधित करना। ठीक, जैसे संसद को संबोधित करने का क्या मतलब हुआ? जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, नई लोकसभा की बैठक हुई, तो पहली बैठक में राष्ट्रपति वहां जा कर के भाषण देते हैं, संबोधित करते हैं, काम समझाते हैं कि क्या मतलब जो भी समझाना होता है। तो लोकसभा की जब पहली बैठक होती है तो राष्ट्रपति वहां जाकर अपना भाषण देते हैं, वहां के लोगों को, सांसदों को समझाते हैं।
और जब भी कोई वित्तीय वर्ष का पहला बैठक होता है तो वहाँ भी राष्ट्रपति अपनी भाषण देते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं जुडिशियल पावर के बारे में, न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति में पहली शक्ति क्या है? आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को इतना पावर है कि वो किसी भी अपराधी को क्षमादान प्रदान कर सकता है, माफ़ी कर सकता है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है। ठीक, तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत वो किसी भी अपराधी की सज़ा कम कर सकता है या सज़ा को बिल्कुल ही माफ़ कर सकता है, चाहे वो देश स्तर का हो या चाहे राज्य स्तर का हो, सज़ा को बिल्कुल माफ़ कर सकता है या कम कर सकता है। तो ये न्याय करने की एक शक्ति है कि वो न्याय भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 143 में आते हैं। तो आर्टिकल 143 क्या कहता है? वैसे आर्टिकल 143 के बारे में तो लगभग सबको पता होगा, लेकिन यहाँ आर्टिकल 143 ये क्या है? ठीक, बात करते हैं आर्टिकल 143। जैसे अगर मान लीजिए कोई विधेयक बनाना हो तो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक, अब राष्ट्रपति को संशय है कि सिग्नेचर करे कि ना करे, सिग्नेचर करे कि ना करे, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। और इसी सलाह को आर्टिकल 143 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है इन केस अगर उसको डाउट है कि वो सिग्नेचर करे कि ना करे। ठीक, अब तीसरी पावर के बारे में बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में 31 होते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं, सब जजों की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो जुडिशियल पावर न्यायिक शक्तियों में 3 तरह की मेन शक्तियाँ आती हैं, आर्टिकल 72, आर्टिकल 143 और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करने का अधिकार। ठीक, तो ये हो गया आर्टिकल 72 कई बार आया है, आर्टिकल 143 भी पूछा गया है कि ये आर्टिकल 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं जब उनको किसी भी विधेयक पर सिग्नेचर करने में डाउट हो कि सिग्नेचर करें या ना करें। ठीक, अब बात करें दोस्तों, ये हो गया न्यायिक शक्तियों में। कल हम पढ़ेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, लेकिन अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है और अगर आप वीडियो देख रहे हैं अच्छे से तो मेरे इतने सारे क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। ठीक, कि आर्टिकल 123 में क्या लिखा गया है, आपको खाली एक मेन पॉइंट लिखना है कि आर्टिकल 123 में क्या लिखा गया है। जैसे मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे कि आपको कमेंट में क्या लिखना है। तो आर्टिकल 123 में आप खाली लिख दीजिए ऑर्डिनेंस पावर, बस, इसके अलावा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि ऑर्डिनेंस पावर क्या कहता है, कैसे बनता है, ये सब नहीं। ठीक, उसी तरह आर्टिकल 111 में किस चीज़ का वर्णन है। ठीक, और 213 में किस चीज़ का वर्णन है। इसी तरह 52 में आर्टिकल 108 क्या कहता है, आर्टिकल 352, 56 और 60 में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, आर्टिकल 79, 80, 81 ये आर्टिकल क्या क्या बताते हैं, 63, 64, 70, 72 और 143 इन सारे आर्टिकल के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको मैं अच्छे से समझा ले पा रहा हूँ। ठीक, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो और इसी तरह अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है या कैसा लग रहा है, आप ज़रूर बताइए। ठीक, बाकी इस तरह के वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। अभी मैथ में मुझे आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक मिलेगा, पूरा मैथ एक ही नियम से ख़त्म होगा। ठीक, मैं मेनली मैथ का ही टीचर हूँ, लेकिन फिर भी मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि मेरे जीएस पढ़ाने का तरीका आप बताइए। मेरा जीएस पढ़ाना मेरी हॉबी है, जबकि मैथ मेरा आत्मा है। ठीक, तो मैथ का ही मैं टीचर हूँ। ठीक है, तो हॉबी है मेरी जीएस पढ़ाना और मेरी आत्मा है मैथ और रीजनिंग। ठीक, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो। ठीक, बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ सब पॉइंट को।
ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इमरजेंसी पावर 3 तरह के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, स्टेट आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्त आपातकाल। ठीक, सैन्य शक्तियों में दो पॉइंट मैंने बताया था कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, और किसी देश से युद्ध या शांति की घोषणा करना हो तो वही करता है राष्ट्रपति। ऑर्डिनेंस पावर की बात करें तो ऑर्डिनेंस पावर अध्यादेश का मतलब क्या होगा, जब लोकसभा राज्यसभा संसद अपने बैठक में नहीं होती, ऐसे में जो कानून लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अकेले ही सिग्नेचर करके लगा दिया जाता है, उसी नियम को हम अध्यादेश कहते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 123 में लिखा गया है। वीटो पावर मानी जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं, साइन करते या पॉकेट में रख लें या पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। तो ये जो पॉकेट में रखते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो या वीटो पावर। इसका वर्णन आर्टिकल 111 में लिखा गया है। इसके बाद बात करते हैं विधायी शक्तियों के बारे में। तो विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। ठीक, संसद 3 चीजों से मिलकर बनी है। यहाँ देख सकते हैं आप, संसद के अभिन्न अंग है। और कोई विधेयक कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति अपनी सिग्नेचर करते हैं, और अगर कोई विधेयक पास होते होते राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं, साइन करते, पॉकेट में रख लें या पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। ठीक, लेकिन जब संसद दोबारा भेजती है तो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। और इस पुनर्विचार वाली शक्ति का इस्तेमाल वो धर्म विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक में नहीं कर सकते। मतलब धर्म विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक संबंधी जो बिल लाया जा रहा है उसको वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। ठीक, इसके बाद ज्वाइंट सेशन की बात करें तो ज्वाइंट सेशन में 3 ही पॉइंट मेन है कि किस आर्टिकल में लिखा गया है, 108 में। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। ठीक, इसके बाद राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। ठीक, बात करें लोकसभा को भंग करना हो तो राष्ट्रपति ही करते हैं, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ये एक परमानेंट हाउस होता है, अस्थायी सदन होता है, हर 2 साल बाद 1 तिहाई सदस्य रिटायर होते रहते हैं। ठीक, संसद को संबोधित करना हो मतलब भाषण देने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं जब नई लोकसभा का गठन होता है। ठीक, अब ये हो गया विधायी सभा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप कमेंट में इन सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।